करंट, विद्युत धारा क्या है? देखिए विद्युत धारा हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने बचपन से सुना है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है ना। करंट तो नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं लाइट आ रही है, जबकि हम लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। लाइट का मतलब होता है रोशनी, और लाइट का मतलब होता है अगर आपका बल्ब जल रहा है या कोई चीज जल रही है जिससे आपको रोशनी मिलती है, वो होता है लाइट। रियल में इसको कहना चाहिए आपको कि करंट आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग करंट कहोगे तो करंट से आपको लगता है ओह झटका लग गया है ना। करंट का मतलब हम लोग एक नेगेटिव चीज से लेते हैं, डर वाली चीज से लेते हैं, झटका। जबकि रियल में करंट होता क्या है? आज तक हम लोग करंट को गलत तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं कि करंट जब लगता है तब हम उस वर्ड को बोलते हैं कि करंट आया, है ना। रियल में व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है? तो सुनिए इसकी कहानी। अब आप लोग भी जानते हैं कि जब करंट जाता है या फिर कहीं से भी लाइट आपकी थ्रू होती है तारों के थ्रू, तो दो तरीके की चीजें होती हैं हर वायर में, है ना। एक तो अंदर पतला तार होता है, जब आप उसे दांत से छीलते हैं या जलाते हैं तार को, तो अंदर एक बिल्कुल पतला थ्रेड की तरह तार निकलता है, जो कि किस मटेरियल का बना होता है? कभी भी बच्चों से पूछो तो बच्चे कहते हैं मैम कॉपर। अरे भाई कॉपर का बना होता है, ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। वो जो मटेरियल होता है वो आपका कहलाता है चालक पदार्थ या कंडक्टर। उससे जो चीज पास हो जाती है, ठीक है, जो हमें पूरे घर में सप्लाई देती है, लाइट आती है, करंट आता है, हमारे फैन चलते हैं, ट्यूबलाइट चलती है, सारी चीजें चलती हैं, वो सब कुछ क्या है? वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको हम, आप लोग कहते हैं ना नंगे तार को छू लो तो करंट लग जाएगा, तो नंगे तार को छुओगे तो आपको झटका लग जाएगा, क्योंकि उससे करंट पास हो रहा है ना। तो वो जो मटेरियल बना होता है, जिस चीज का होता है, उसको कहते हैं कि कंडक्टर पदार्थ या चालक पदार्थ का वो चीज बना हुआ है। और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की कवरिंग होती है, जिसको हम आराम से पकड़ लेते हैं और हमें कोई भी झटका नहीं लगता, वो क्या कहलाती है? वो होता है इंसुलेशन, कुचालक पदार्थ, जिससे कि कोई भी करंट पास नहीं होता। तो अब ये चालक और कुचालक में अंतर क्या है? हमें क्या होता है ये चालक और क्या होता है कुचालक? या फिर हम ये कह सकते हैं वो पदार्थ हमारे चालक क्यों बने? ये आप लोगों ने सबने फिजिक्स में पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए ये क्या बनाया मैंने, देखा तो होगा आप लोगों ने पहले भी, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। देखिए ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होती हैं? दो चीजें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पे हमारा होता है पॉजिटिव का चार्ज, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। अब इसमें एक चीज और भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप लोगों ने सबने ही केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है। ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बाहर की कक्षाओं में फ्रीली घूमते हैं। जो बिल्कुल अंदर वाली कक्षाएं होती हैं, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चुंबकीय शक्ति, न्यूक्लियस की चुंबकीय शक्ति ज्यादा लग रही होती है, और जो बाहर की कक्षाएं होती हैं उस पे चुंबकीय शक्ति थोड़ी कम लगती है, वो बिल्कुल अपनी रेंज से बाहर होती है। इसका उदाहरण भी हम आपको बढ़िया सा उदाहरण देंगे, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो पेरेंट्स के सानिध्य में ज्यादा होता है, उसके मम्मी पापा उसको हर चीज पे टोकते हैं और वो अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो उनपे उसका फोर्स ज्यादा होता है, बच्चे पे पेरेंट्स का फोर्स ज्यादा होता है, तो वो जो है मम्मी के आसपास ही घूमता रहता है, छोटा बच्चा, है ना। ये हो गई मम्मी और ये हो गया बच्चा, चारों तरफ घूम रहा है मम्मी के। थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा दूर गया, थोड़ा सा उसने अपने मन की भी इच्छाएं शुरू कर दिया, अपने हिसाब से करने लगा। अब जब लास्ट कक्षा में आया, मतलब सबसे बड़ा हो गया, तो अब वो अपना मनमौजी हो गया, है ना। अब तो ज्यादातर बच्चे ये भी कहते हैं तो 18 साल का हो गया, अपनी मर्जी चलाऊंगा। वही हाल इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, उनपे पेरेंट्स का फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, या फिर ये कहलाने लग जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से क्या होता है कि अगर बाहर से कोई शक्ति, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, कोई फ्री फायर का गेम, कोई दोस्त, कोई भी ऐप, कोई भी वीडियो आ जाता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं और किसी और के साथ जाके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, या तो या फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तेज गति के साथ चलने लग जाते हैं एक दिशा में, सबके सब किसी चीज के पीछे को भागने लग जाते हैं। जब ये तेज गति से चलने लग जाते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं और भागते हैं तेजी से भागते हैं,
तब क्या होता है, एक फायदे की चीज पहुंचाए जाते हैं। ऑल्दो ये भाग रहे हैं एक तरफ अपने न्यूक्लियस से दूर, भाग रहे हैं तेज गति के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन हमारा फायदा कर रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं हाई स्पीड से, तो इसको हम कह देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या बन जाता है, करंट। मतलब इसको जैसे ही कोई चीज तेजी से भागती है तो एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और इससे जो धारा निकलती है उसको कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेशन में तो जरूर पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट का मतलब होता है जिसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में नापे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विद्युत धारा के दर के प्रवाह को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, या आप इसको कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चीज मैंने समझाई, ये हमने बचपन में भी पढ़ी है, फिजिक्स में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, भूल गए हो आप लोग। तो न्यूक्लियस होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, ये तो भाई अपने न्यूक्लियस इंटैक्ट रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते, एक दूसरे को छोड़ के एक के साथ रहते हैं, पर ये जो बाहर वाली चीजें होती हैं ये होते हैं बच्चे। इसको सबसे आखिरी कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा, है ना, जो बिल्कुल सबसे लास्ट शेल होता है, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। ये इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा निकलने के चांसेस आते हैं, और इस कक्षा की वजह से ये फायदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखिए ये कंडक्टर, ये चालक पदार्थ है, कंडक्टर पदार्थ का एक तार है जिसके थ्रू मैं दिखा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स तेज गति के साथ एक दिशा में बढ़ रहे हैं। जब ये तेज दिशा से एक तरफ बढ़ते हैं तो इनसे एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, ये धारा हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या फॉर्मूले में बात करते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना। ठीक है, ये जो हमारा चार्ज हम जिसको कहते हैं, जैसे अभी तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तेज गति के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स तेज गति के साथ एक दिशा की ओर प्रवाहित होने लग जाए या एक दिशा की ओर चलने लग जाए, तो उससे जो धारा प्रवाहित होगी, द करंट दैट विल एमिट, है ना, द रे दैट विल बी एमिटेड, वो जो धारा निकलेगी उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो ये हमारा चार्ज क्या होता है। चार्ज वर्ड तो आप तब भी करते हो जब आप फोन चार्ज करते हो, जो कि आपके लिए आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोन, है ना, और उसको चार्ज करना। तो उसमें भी एक तरीके की बैटरी लगी होती है, उसको आपको चार्ज रखना होता है। उस बैटरी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी बेचारे आपके ढीले पड़ जाते हैं, वो भी बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। उसको कैसे आप चार्ज करते हैं, करंट के द्वारा। अगर घर में लाइट आ ना रही हो, मतलब करंट ना आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आ रही, तो आप चार्ज कर सकते हैं, नहीं चार्ज कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोन को चार्ज करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, तभी आपका फोन चार्ज हो पाएगा। तो क्या है ये चार्ज, तो देखिए जो चार्ज होता है हमारा, कोई भी एक कंडक्टर, जैसे कि एक चालक वायर हमने ले लिया, इससे हमारा क्यू चार्ज जा रहा है। क्यू मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से जाते जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं, टी सेकेंड के टाइम में, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं। ठीक है, टी सेकेंड के टाइम में n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। याद आ गया, हाँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अगर मान लीजिए इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए, जो कि बहुत कम नंबर बताया मैंने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 100 तो बहुत ही कम है। तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 100 कर देंगे आप इसको। ठीक है, समझ लीजिए इतना, ये -17 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जो बनेगा, ये बनेगा एक चार्ज। मतलब तो ये जो हमारा चार्ज है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू दी चार्ज। एक चार्ज की कितनी वैल्यू है, उसको हम n से गुणा कर देंगे, तो
तो वो तो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। वैसे ही चार्ज जो हमारे फोन में स्टोर होता है वो भी एक तरीके का चार्ज ही होता है, जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने सारे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना चार्ज देगा। तो आप लोग भी जाते हैं कितने वोल्ट, आप लोग कहते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है ना, हम वोल्टेज के टर्म्स में कहते हैं, लेकिन वैसे हमारा जो चार्ज जो होता है वो तो हमारे कूलम में होता है, लेकिन हम इसकी बात ही नहीं करते ज्यादा। ठीक है, अब हमारा आ गया विद्युत धारा। करंट क्या होता है? करंट होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द रेट ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चार्ज मतलब रेट का मतलब, रेट शब्द जब भी आए, दर का मतलब होता है कि टी, नीचे आपका आएगा टाइम। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज और ये हो गया हमारा सेकेंड में। तो आप कह सकते हो कि चार्ज डिवाइड बाय सेकेंड एक्चुअल में हमारा क्या हो जाता है? एम्पियर। ठीक है, किसी भी करंट को जब हम नापेंगे तो एम्पियर में नापेंगे, और चार्ज को नापेंगे तो किस में नापेंगे? कूलम में। तो करंट का चार्ज और टाइम से क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है कि जो करंट है वो चार्ज डिवाइड बाय टाइम होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 10⁻⁻⁹। तो इससे तो आप चार्ज निकाल लेंगे, इससे आप करंट निकाल लेंगे, हो जाएगा काम तमाम, है नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि आप लोग सारे के सारे कहीं पे खड़े हो, बातें कर रहे हो आराम से, ठीक है, तो नॉर्मल आप लोग बातें कर रहे हो, अब आपको कोई पीछे से पुश करने लग जाए, या कोई आपको ये बात कहे कि जो है, जैसे ITI के स्टूडेंट्स में भी थोड़े दिन पहले ही आया था कि लैपटॉप बढ़ रहे हैं, ठीक है, टैबलेट बढ़ रहे हैं, कॉलेज में आज सबको लैपटॉप मिलेंगे, तो सारे के सारे भागोगे, कहाँ भागोगे? कॉलेज की तरफ, सारे के सारे कॉलेज जाओगे। वैसे तो मन नहीं करता कॉलेज जाने का, लेकिन आज तो सबको कॉलेज जाना है क्योंकि आज लैपटॉप मिलेगा। तो मतलब ये ट्रिगर था, ये एक ऐसी चीज थी जो आपके दिमाग में आई, एक प्रेशर डाला, ठीक है। या फिर एग्जाम होता है तो हम लोग थोड़ा प्रेशर में आते हैं, तो जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालता है, कोई फोर्स डालता है, कोई बल लगाता है, तभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं, वरना तो आराम से जिंदगी कट रही है, मौज मस्ती चल रही है नहीं है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, इनको क्या ट्रिगर मिल रहा है भाई, इनको कौन सा लैपटॉप मिल रहा है, ये क्यों चल रहा है आगे की तरफ? इनके भी पीछे को कोई फोर्स लगती है, ठीक है। जिस कंडक्टर से ये तार से आते हैं, तो पीछे जो है इसके दो पॉइंट्स होते हैं तार के, ये जो पॉइंट्स है ये फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, और ये जो फोर्स है ये इसको आगे की तरफ को धकेलती है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये आगे की तरफ को भागते चले जाते हैं। तो ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स या बल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वोल्टेज को हम एक दूसरा नाम भी है, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम EMF भी कहते हैं, इसको हिंदी में विवाह भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है विद्युत वाहक बल। अब इस शब्द के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि विद्युत माने करंट या आपकी लाइट, वाहक मतलब कोई चीज चलाने वाला, है ना। जैसे कि किसी के, कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को चलाया था, तो रथ को चलाने वाला कौन हो गया? वाहक, ड्राइवर, ठीक है। और बल क्या है? फोर्स। तो वो फोर्स जो वाहक के ऊपर लग के उस विद्युत को चला रही है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जो फोर्स लग रही है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे तेज गति के साथ आगे को चलते हैं तो इन्हें पीछे से कोई फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो धक्का ये लग रहा है, ये धक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये धक्का ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स आगे चलेंगे नहीं, एक ही जगह खड़े रहेंगे। मतलब अगर हमारा वोल्टेज 0 हो जाए, मतलब धक्का 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया, तो देयर विल बी नो करंट, कोई करंट नहीं होगी, कोई विद्युत धारा नहीं होगी। इसीलिए घरों में ज्यादातर आइडियल केस में कहते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग को कितनी मिलती है? 200 से 180 वोल्ट मिलती है, जिसपे हम लोग काम करते हैं या घरों में हमारे चीजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो क्या आपके घर में करंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, कोई धक्का ही नहीं है। तो भाई वोल्टेज क्या है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो धक्का जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, वो धक्का जो हम पे अगर कोई लगा दे तो हम भी बहुत अच्छे थे, हम भी ऐसे बेकार के नहीं थे, हम भी कोई बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको भी बस उस धक्के की जरूरत है जो आपको जगा दे और आपको काम पे लगा दे। तो हमारा वोल्टेज, एक इसमें एक चीज और आती है विभवांतर। इसको आप तोड़ के भी बोल सकते हैं,
विभव अंतर। अब देखिए विभव क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये तार है ना, और ये इस तरीके से एक वायर जा रहा है, यहां से एक आपका सर्किट आपका कोई कनेक्टेड है, एक परिपथ है, और यहां से भी एक कोई सर्किट है या कोई परिपथ है, या कि दो चीजें आपने लगा रखी हैं। तो ये जो दो इसके पॉइंट्स होंगे, कनेक्टिंग पॉइंट्स, दो टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल्स पे अलग अलग वोल्टेज होगा। इस पे होगा V1 और इस पे होगा V2। ये V1 वोल्टेज इस एरिया के लिए है, इस सर्किट को वो दे रहा है सप्लाई, या फिर इस चीज को, या इस जो भी सामान लगा है, और ये V2 इसके लिए है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इस तार पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा V2 माइनस V1, और इसको हम ऐसे लगा देते हैं कि प्लस माइनस साइन की हमें चिंता न रहे, है ना। पैरेलल बार्स का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। तो V2 माइनस V1 जो होता है, ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभव अंतर। दो पॉइंट्स पे अलग अलग वोल्टेज है, पोटेंशियल वोल्टेज, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी हम नापते किस में है, वोल्ट्स में ही, ठीक है, और इसको भी हम किस में नापते हैं, वोल्ट्स में ही। तो कहीं पे हम लोग वोल्टेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे विभवांतर का या पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, होता सब कुछ वोल्टेज में है। बस आप ये समझ लीजिए, वोल्टेज एक तरीके का वो धक्का है, वो फोर्स है, वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ को भागते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं और उससे करंट फ्लो करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे, इन दोनों की बहन के ऊपर, जो इन लोग को रोकता, भाई इनको चला रहा है कोई चीज, पर हर चीज के लिए है, कहते हैं ना देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू एवरीथिंग। हर चीज के अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं और बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। तो जब ये करंट आराम से चल रहा है, इन पे धक्का भी लग रहा है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कोई तो होगा इनको रोकने वाला, कोई तो होगा, वरना तो ये लिमिट बाहर निकल जाएंगे, इनकी तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी, कितने भी भाग लेंगे। इस सीमा को, इस रोक को, इस अपोजिशन को भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो वैसी ही रोक एक होती है हमारी करंट के फ्लो में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो रोक होती है, जिसको हिंदी में प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेशर या जो अपोजिट फोर्स या ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिशन जो लगता है इलेक्ट्रॉन्स में, जो कि ज्यादा उसकी स्पीड को इनहांस कर देता है और उसको लिमिट में रखता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस द ऑपोजिट फोर्स, या ये वो अपोजिट बल होता है जो कि करंट पे या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर लगता है। बेसिकली जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर वोल्टेज हमारा ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपका हाई वोल्टेज आता है या अच्छा आता है तो करंट भी आपको ज्यादा मिल जाता है, और अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, या हम इसको इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, कि जो हमारा वोल्टेज और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप भी सोचेंगे कि मैम तो रेजिस्टेंस की बात करी थी, फिर इस पे कैसे आ गई। मैं ये बता रही हूँ ये कहाँ से आता है, ठीक है। हमारा क्या है, प्रतिरोध एक तरीके से जो विद्युत धारा के दर के प्रवाह को रोकथाम करे, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह की दर को रोकने का जो शक्ति होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं, या द फोर्स विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो ये रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे, इसके लिए ये मैं कर रही हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी वायर में, किसी भी चीज में कितना प्रतिरोध है। तो जैसे कि अगर हमारा वोल्टेज हाई है तो आई भी हाई है, वोल्टेज कम है तो आई भी कम है। अगर हमारा आर नहीं V, अगर हमारा V 0 है इसका मतलब आई भी 0, मतलब जैसे जैसे आई कम ज्यादा होता है वैसे वैसे आई भी हमारा डिपेंड करता है डायरेक्टली वोल्टेज पे। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हमारा ये फॉर्मूला आई, हम इस चीज को हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, साथ ही में एक आर भी लिख देते हैं, ठीक है। आर एक तरीके का कांस्टेंट होता है, लेकिन जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ये इंग्लिश में कांस्टेंट और हिंदी में नियतांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रतिरोध, एंड ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस बात पर डिपेंड करता है जिस चीज का वो वायर बना हुआ है, वो जो तार जिससे करंट फ्लो कर रहा है, जिससे विद्युत धारा जा रही है, उसका जो मटेरियल है उस पे ये प्रतिरोध डिपेंड करता है। तार के पदार्थ क्या है, किस पदार्थ का वो तार बना है, उसकी गुण होता है प्रतिरोध। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं
जो कि हाई प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस एमिट करते हैं, उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें करंट कम फ्लो कर पाता है, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें आराम से अच्छे से करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये जो हमारा प्रतिरोध है ये हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, V इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले का नाम होता है ओम्स लॉ। ठीक है, अब इसका नियम की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता रही, आप सब लोग जानते हैं कि ओम वॉज अ साइंटिस्ट, ओम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि जब सारी कंडीशंस अच्छी हैं, फेवरेबल है, तो एज द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एज द वोल्टेज डिक्रीजेस करंट ऑल्सो डिक्रीजेस, या फिर ये कह सकते हैं कि अंडर ऑल द फेवरेबल कंडीशंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जब सारी कंडीशंस ठीक है तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। यदि वोल्टेज हाई होगा तो विद्युत धारा भी ज्यादा होगी, यदि वोल्टेज कम होगा तो धारा भी कम होगी, धारा का प्रभाव भी कम होगा। तो इस तरीके का जो रिलेशन बनता है उसको हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम से हम ये निकाल देते हैं, ये साइन हटा के आप इक्वल टू का साइन लगा दो और इक्वल टू के साथ में आर लगा दो, तो आप आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये होता है किसी भी चीज का प्रतिरोध। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज के मेरे वीडियो में 3 चीजें समझ में आ गई होंगी कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप कोई भी चीज पढ़ेंगे अगर इलेक्ट्रिकल, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। चलते चलते मैं आप लोग को एक असाइनमेंट देके जाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को उसका आंसर बताऊंगी, तो आज पहले आप लोग ये असाइनमेंट नोट करें। तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, इस चित्र में एक कंडक्टर है, ये हमारा एक वायर है और ये हमारा पूरे सर्किट में कनेक्टेड है, ये बैटरी है। ठीक है, तो इस सर्किट में ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई, ये करंट जो है 0.75 एम्पेयर का है। ठीक है, 0.75 एम्पेयर का करंट है और ये 10 मिनट्स के लिए हमारा सर्किट ने काम करा। 0.75 एम्पेयर का करंट 10 मिनट के लिए इसमें से फ्लो हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से चार्ज कितना पास हो गया, 10 मिनट के अंदर कितना चार्ज पास हुआ। ये आपका असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो में यहीं पे एंड कर देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।